नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जरा कल्पना करके देखिए कि राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण दे रहे हैं और उनके मुंह से कोई गाली निकल जाए। जस्ट कल्पना करके देखिए कि अगर राहुल गांधी के मुंह से भाषण के दौरान कोई गाली निकल जाए तो इस देश में क्या होगा। पूरी ट्रॉल आर्मी लग जाएगी उस गाली पर राहुल गांधी की बेइज्जती करने के लिए। गोदी मीडिया के चैनलों पर बड़े बड़े हेडर लग जाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाएंगे, बड़ी बड़ी डिबेट्स हो जाएगी सिर्फ उस गाली पर। और जितने मंत्री संतरी हैं सब राहुल गांधी को भाषा और तमीज सिखाने लगेंगे। लेकिन कल अमित शाह भाषण देते हुए बाकायदा चुनाव आयोग के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं। गाली निकलती है उनके मुंह से। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा। मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। और जब आपत्ति की जाती है तो उतनी ही शांति से कह देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो इसको काट दीजिएगा। और ओम बिरला मुस्कुराते रहते हैं। अगर राहुल गांधी के मुंह से गाली निकली होती तो ओम बिरला के चेहरे पर 76 बज गया होता। भाषण दे रहे होते, ज्ञान दे रहे होते, कौन जाने उनको सस्पेंड भी कर दिया होता। लेकिन अमित शाह गाली देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गोदी मीडिया उसको अवॉइड कर जाता है। बहुत देर तक तो यह कहा जाता है कि क्लिप काट के चलाई गई, इसमें गाली थी ही नहीं। लेकिन जब वो लेटर सामने आता है, जो कुछ आप बोलते हैं सब संसद में रिकॉर्ड होता है। जब संसद का वो डॉक्यूमेंट सामने आता है तो पता चलता है कि गाली तो दी ही गई थी। और यही कारण है कि अमित शाह और बाकी पूरी ट्रॉल मंडली खामोश हो जाती है। लेकिन गोदी मीडिया के जरा सा भी किसी भी पटल पर आप इसकी चर्चा नहीं देख सकते हैं। यह हमारे देश की मीडिया का हाल हो गया है, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं, सभी लोग बात करते हैं। ऐसी मीडिया है हमारे पास जो कांग्रेस, सपा, आरजेडी, विपक्ष के हर नेता में कमी निकालने के लिए 24 घंटे लगी रहती है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष कुछ गड़बड़ करता है तो चुप हो जाती है। इसीलिए कल अमित शाह और राहुल गांधी की जो बहस हुई है संसद में, उसको गोदी मीडिया अमित शाह की जीत बताने में, अमित शाह का ऐतिहासिक बयान बताने में, अमित शाह ने धुर्रे छुड़ा दिए, अमित शाह ने यह कर दिया, अमित शाह ने वो कर दिया, ये करने में लगी हुई है। जबकि अमित शाह के अपने भाषण को देखें तो तमाम सारे झूठ आपको बहुत साफ दिखाई देंगे। वैसे तो वो नेहरू तक गए बिना रह नहीं पाते हैं। नेहरू ने पहली वोट चोरी की थी, इस तरह की घटिया बात की अमित शाह ने। नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे चुनाव जीतकर 1952 में, तो लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था और सर्वसम्मत से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। सरदार पटेल साहब तो 1950 में ही इस दुनिया से प्रयाण कर गए थे। और जिस घटना की बात की जाती है, 50 बार मैं बता चुका हूं, अध्यक्ष चुनने के लिए वो सारी की सारी चीज थी। और स्टेट से जो वोट्स आए थे उनकी बात ये लोग करते हैं। स्टेट में ये इंप्रेशन था कि पिछली बार पहले रह चुके हैं नेहरू जी, तो इस बार उनको अध्यक्ष नहीं बनाना है। लेकिन सेंट्रल कमेटी जो थी वहां नेहरू को बहुमत मिला और नेहरू पार्टी के अध्यक्ष बने, जिस पर सरदार पटेल ने कभी कोई बयान नहीं दिया है। मैं सवाल पूछ लूं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो कितने राज्यों की कमेटियों ने उनका नाम प्रस्तावित किया था? जब नड्डा अध्यक्ष बने थे तो कितनी कमेटियों ने वोट देने की बात की थी? अपने यहां तो उन्होंने नियम बना दिया कि जो स्टेट कमेटीज हैं वो वोट देंगी ही नहीं अध्यक्ष के चुनाव में, सिर्फ उनकी सेंट्रल कमेटी वोट देगी। और बात कर रहे हैं नेहरू की, खैर जाने दीजिए, नेहरू पर बहुत बहस हो गई। सब जानते हैं कि जब अपनी गलतियां इनसे छिपाए नहीं छिपती तो नेहरू का सहारा लेते हैं ये। लेकिन बाकी जो आज के चुनाव पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, जो वोटिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए थे, उस पर भी लगातार झूठ बोलते रहे अमित शाह। गुस्सा आदमी कब होता है, सवाल पर कोई नाराज कब होता है? जब उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता है। आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, कोई शानदार टीचर है, उससे आप सवाल पूछते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो आपको प्यार से समझाता है। लेकिन कोई ऐसा टीचर है जो सोर्स सिफारिश से वहां पहुंच गया है, जिसकी पढ़ाई लिखाई जीरो है,
उस टीचर से जब कोई छात्र सवाल पूछता है और उसको नहीं पता होता है या उसका जवाब वो नहीं दे सकता है तो डांट कर चुप करा देता है। अगर सवाल के जवाब में कोई डांटता है तो समझ लीजिए कि उसके पास सवाल का जवाब नहीं है। और कल अमित शाह जब सवाल पूछा राहुल गांधी ने तो जिस तरह से चीखने लगे, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अरे भाई, राहुल गांधी कौन सा पहली बार एमपी बने हैं, वो भी 5-6 बार के एमपी हैं, उनका भी लंबा एक्सपीरियंस हो गया। सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप चीख के चिल्ला के बात कर रहे हैं और आपके लଗୁए भगुए जो पीछे बैठे हुए हैं वो ताली बजा रहे हैं। देश यह जानना चाहता है कि उन सवालों के जवाब आपने क्यों नहीं दिए। एक एक करके वो सवाल ले लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमित शाह साहब कल कैसे पूरी सदन को गुमराह कर रहे थे। अगर सवाल देखें, उन्होंने कहा बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी दिखाई थी। तो वोटर लिस्ट कांग्रेस ने तैयार की थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्या राहुल गांधी ने करवाई थी? क्या वायनाड और अमेठी की वोटर लिस्ट में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी गड़बड़ी करवा सकते हैं? क्या वायनाड और अमेठी की वोटर लिस्ट राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बनवा रहे हैं? अरे बरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वायनाड हो, चाहे बैंगलोर हो, वोटर लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन ही बना रहा है। तो अगर वायनाड में गड़बड़ मिली है, अगर अमेठी में गड़बड़ मिली है, तो बहुत सीधी सी बात है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। इसमें तो आपको शर्म आनी चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण लोकसभाओं की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इतनी महत्वपूर्ण लोकसभाओं में भी इलेक्शन कमीशन ढंग की वोटर लिस्ट नहीं बनवा पा रहा है। यह तो राहुल गांधी के आरोप का ही सीधा सीधा स्पष्टीकरण है, उनका आरोप सही साबित हो रहा है। और क्या कहते हैं अमित शाह जी कि कांग्रेस जब हारती है तब आरोप लगते हैं वोट चोरी के। भैया, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने वो बैंगलोर में की थी। वो जगह जो है, बैंगलोर हो चाहे कर्नाटक हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जीती है और जीतने के बाद वोट चोरी की बात कर रही है और राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत दिया है। राहुल गांधी ने कल सीधी चुनौती दी कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं ना, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधे सीधे बहस कर लेते हैं। लेकिन अमित शाह जी की हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी ने जो आरोप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं उस पर कोई बहस कर ले। सीधी चुनौती है कि उन आरोपों का जांच करके उन आरोपों को गलत साबित कर दीजिए। लेकिन अमित शाह गोल गोल घुमा ले जाएंगे। कांग्रेस जहां जीतती है वहां यह बात नहीं करती, जहां हारती है वहां बात करती है। तो फिर बताइए कि बैंगलोर में, कर्नाटक में क्यों बात की, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस जीती हुई है, उसकी सरकार है। सवाल इस बात का है ही नहीं कि कौन कहां हारता है, कहां जीतता है। सवाल तो यह है कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है या नहीं। और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूत देकर साबित किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। उसके बाद कितने ही पत्रकार बैंगलोर गए, बिहार गए, यूपी गए, अलग अलग जगहों पर इस तरह की गड़बड़ियां दिखी। मकान नंबर 0 दिखा, कई लोगों का मकान नंबर 0 दिखा। एक एक घर में 250-250, 300 लोगों की लिस्टिंग दिखी। एक गांव में तो एक ही घर में पूरे गांव की लिस्टिंग दिखी। ये सब अगर गड़बड़ियां नहीं है तो क्या है? जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट में दिखा। ये गड़बड़ियां नहीं है तो क्या है? और इस पर इलेक्शन कमीशन को यह कहने की जगह कि आप गड़बड़ियां ठीक कीजिए, अगर आप इलेक्शन कमीशन की गलतियां छुपा रहे हैं तो बहुत सीधा सा मामला है कि इलेक्शन कमीशन आपके फायदे के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसकी गलतियों पर आपकी नजर ही नहीं है। और आप देखिए, कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप से इम्यूनिटी मिली हुई थी। झूठ है ये, कभी इम्यूनिटी नहीं मिली हुई थी। कभी ये इम्यूनिटी नहीं थी कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं, चुनाव आयुक्त जो हैं, वो अपने कार्यकाल में कुछ भी कर लें, उनके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता। और अगर ये पहले से मिली हुई थी तो नया कानून बनाने की क्या जरूरत थी जो आपने 2023 में बनाया? बहुत सीधी सी बात है कि 2023 में आपने इसलिए यह कानून बनाया ताकि आपके इशारे पर काम कर सके चुनाव आयुक्त, और उसको यह डर ना हो कि कल को अगर सरकार बदल ही गई तो मेरे खिलाफ कोई केस हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए, यह कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। झूठ, एकदम झूठ। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उसके पहले
आपने कानून बदल दिया और कानून बदल के जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला था उसमें से सीजेआई को बाहर कर दिया। कानून बनाना आपका अधिकार है। आपने ऐसा कानून बनाया कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो तो सरकार के 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और एक मंत्री, जो आप खुद हैं, और तीसरा आदमी हो विपक्ष का नेता। पहले नियम यह था कि विपक्ष का नेता हो, प्रधानमंत्री हो और साथ में सीजेआई हो, लेकिन आपने नियम बदल के यह सुनिश्चित कर दिया कि हमेशा चुनाव आयुक्त आपकी पसंद का चुना जाए। और नियम बदलना, कानून बनाना चूंकि आपका अधिकार है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा तो उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? यह आपकी नीयत का मामला है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला नहीं है। यह बिल्कुल साफ बात है। झूठ और भी कम नहीं बोले गए, गोल गोल घुमा के बोले गए। कहा गया ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया। अरे भाई, उसी ईवीएम पर आपकी पार्टी 100 बार सवाल उठा चुकी है। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता किताब लिख चुके हैं जिसकी भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। तो तब आपको ईवीएम से शिकायत थी। सत्ता में आने के बाद ईवीएम से अगर शिकायत नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अब ईवीएम आपके हिसाब से काम कर रही है। जब आप विपक्ष में थे तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे ईवीएम को लेकर, लेकिन अब आप चुप बैठे हैं, इसका मतलब ईवीएम आपके हिसाब से काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो ईवीएम का जो आर्किटेक्चर है उसके लिए ट्रांसपेरेंट ऑडिट क्यों नहीं होता है? क्यों यह नहीं बताया जाता है कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? आपके चुनाव आयुक्त कह देते हैं कि 90% बैटरी अगर पूरे चुनाव के बाद भी बची हुई है तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं किसी टेक्निकल टीम को बिठाया जाता है और उससे यह पूछा जाता है कि अगर 10 वोटिंग मशीन है तो ऐसा कैसे होता है कि 3 में 90% बैटरी बची होती है सारी वोटिंग के बाद और बाकी 7 में बैटरी खत्म हो जाती है? इतने सारे सवाल जब सामने हैं तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? सवाल तो यहां पर बनता है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। सवाल यह है कि आपने कितने घुसपैठिया पकड़े हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या घुसपैठिया पकड़ने का काम इलेक्शन कमीशन का है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपके गृह मंत्री रहते हुए घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं? बिहार में बहुत हल्ला हुआ घुसपैठिए का। पकड़े कहां के घुसपैठिए गए? नेपाल के। नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। यहां से वहां जाना, वहां से यहां जाना बहुत आसान है। आपके पास वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। नेपाल में तो अगर केवल आपके पास वैलिड आधार कार्ड है तो भी बहुत है। आप अगर फ्लाइट से लीगली काठमांडू जाते हैं तो भी पासपोर्ट नहीं है आपके पास, केवल आधार कार्ड है तो काम चल जाता है। वहां जहां बिहार और नेपाल का इतना लंबा बॉर्डर है, दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं लोगों की, पता चला कि नेपाल में ससुराल है और मायका जो है इंडिया में है, इस तरह के रिश्ते हैं, तो नेपाल से बिहार आना जाना लोगों का लगा रहता है। आपने नेपाल के लोगों को पकड़ा, जबकि आपका सारा जोर तो मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों पे था, वो तो आपको मिले ही नहीं। फिर यह घुसपैठिया के राग का क्या मतलब है? किसने आपको रोका है घुसपैठियों को रोकने से? हम भी नहीं चाहते हैं हमारे देश में विदेशी नागरिक आए, लेकिन आप इतने कमजोर हैं कि आपके राज में लगातार घुसपैठिए आप ही के हिसाब से, यह आपका ही डायलॉग है कि भारत में घुस रहे हैं, और आप 11 साल में घुसपैठियों को रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। 11 साल में आप घुसपैठियों को देश के बाहर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए। इसी पर सवाल उठाना उसको भारत की छवि खराब करना और लोकतंत्र पर हमला लगता है अमित शाह जी को। कल तक जब ये सवाल उठाते थे, कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी और हर संस्था पर यह सवाल उठाते थे, तब अपमान नहीं होता था। और ईसी पर सवाल उठाना भारत का अपमान नहीं है। ईसी की गलतियां जो हैं वो जरूर भारत का अपमान है। जब दुनिया के सामने यह खबर जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट बना रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी मशीन रीडेबल कॉपी दे नहीं रहा है, वोटिंग के प्रोसेस का सीसीटीवी 45 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जा रहा है, तो दुनिया यह सवाल पूछेगी कि आपके यहां लोकतंत्र है कि नहीं है। वैसे ही दुनिया भर की संस्थाएं इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि क्या भारत में लोकतंत्र बचा है। तो भारत का जो अपमान हो रहा है, भारत की जो छवि खराब हो रही है, वो आप लोगों के कारनामे से हो रही है, सवाल पूछने से नहीं। लोकतंत्र के अंदर सभी संस्थाओं से सवाल पूछने का हक लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। आप चाहते हैं कि आप जो चाहें वो करते चले जाएं, लेकिन आपसे कोई सवाल न पूछे। ऐसे ही बहुत सारे झूठ उन्होंने अपने भाषण में बोले हैं।
कांग्रेस एक 8 झूठों का पूरा एक चला रही है, 8 झूठ दे रही है और उसके जवाब दे रही है, लेकिन उनके अलावा भी कई सारे झूठ कल सदन के अंदर बोले गए। और ये तो बिल्कुल सच है जो राहुल गांधी ने सदन के बाहर कहा। तो हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर, सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो एक सवाल का उन्होंने जवाब अगर दिया हो तो मुझे बताइए। 1.5 घंटे बोलते रहे, एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस यह कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर हमला हो तो पलट के हमला करना सबसे अच्छा डिफेंस होता है, लेकिन संसद भवन कोई युद्ध भूमि नहीं है, जंग का मैदान नहीं है। यहां सवाल पूछे जाते हैं और मंत्री महोदय की जिम्मेदारी होती है कि उसका जवाब दे। लेकिन जवाब देने की जगह नेहरू पर हमला, राजीव गांधी पर हमला, कांग्रेस पे हमला, राहुल पे हमला, इन पे हमला, उन पे हमला, यही चलता रहा। एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, नहीं बताया कि आखिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से चुनाव आयोग 1 महीने पहले मशीन रीडेबल, जिसको कंप्यूटर पर पढ़ा जा सके, ऐसा चार्ट जो होता है या ऐसी वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने नहीं बताया जो आरोप लगातार लग रहा है कि डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर का उपयोग अचानक क्यों बंद कर दिया गया। अगर वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ था तो उसको अपग्रेड कराने की जगह किनारे क्यों कर दिया गया। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि एक घर में 250 मतदाता कैसे हो सकते हैं। और सच यह है कि इस सवाल का जवाब उनको देना भी नहीं है। उनको तो यह कहना था कि ईसी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम इसकी जांच कराएंगे, हम इलेक्शन कमीशन को बुलाकर बात करेंगे और हम भी आपके साथ इस मांग में शामिल होंगे क्योंकि वोटर लिस्ट बिल्कुल साफ सुथरी हो। क्योंकि वोटर लिस्ट का साफ सुथरा होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है और सत्ता पक्ष को उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि गड़बड़ वोटर लिस्ट सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद है? सारे भाषण का अगर एक लाइन में निचोड़ देना हो तो यह है कि भैया, जो ये वोटर लिस्ट है, जो ये ईवीएम मशीन है, जो चुनाव आयोग का पूरा खेल है, उससे हमें फायदा हो रहा है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बहुत पवित्र हैं। उनको राहुल गांधी के विदेश जाने से दिक्कत है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि मोदी जी जितनी बार विदेश जाते हैं, 85% टाइम संसद जब चल रही होती है तब वो विदेश जाते हैं। सिर्फ जवाब देने के लिए आते हैं, एक दिन लंबा भाषण देते हैं, इसके अलावा संसद के अंदर वो दिखाई नहीं देते हैं। पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति बनती है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें से गायब रहते हैं। और ये सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से। राहुल गांधी कोई देश के प्रधानमंत्री हैं कि उनका रहना जरूरी है? रहना तो देश के प्रधानमंत्री का जरूरी है, जवाब देना तो देश के गृहमंत्री का जरूरी है। लेकिन संसद जिस तरह से चल रही है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को लेकर, चुनाव आयोग पर उठते सवालों को लेकर सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल हो रहा है। अमित शाह हो या कोई और, इसका जवाब वो नहीं देना चाहते हैं, जिससे यह समझ में आता है, मुझे कम से कम, कि इन गड़बड़ियों से शायद उनको फायदा हो रहा है। आपको क्या समझ में आता है, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, हमें ताकत दीजिए ताकि हम पूरी हिम्मत से वो सच बोल सकें जो सच बोलने से गोदी मीडिया लगातार डरता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।